नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ हुआ सूर्योपासना के पर्व छठ का समापन। नर्मदा तटों एवं तालाबों के किनारे व्रतधारी महिलाओं ने किया पूजन। और शहर के अलग अलग थाना इलाकों में हत्या की 2 वारदातों से सनसनी। पनागर में युवक की चाकू और लाठी से हमला कर नृशंस हत्या। सिविल लाइन छुई खदान में ऑटो चालक ने पत्नी की ली जान। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्य उपासना के महापर्व छठ का समापन हो गया। व्रतधारी महिलाओं ने नर्मदा तट, गौरी घाट और तालाबों के किनारे सूर्योदय के वक्त विधि विधान से पूजन किया और अखंड सौभाग्य के साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। छठ पूजा के लिए नर्मदा तट, गौरी घाट, आधारताल तालाब समेत घरों में व्रतधारी महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया और प्रत्यक्ष देवता सूर्य को भोग भी अर्पित किया। लोक आस्था का महापर्व छठ का व्रत कठिन व्रतों में शुमार है, लेकिन परिवार की समृद्धि, पति एवं संतान की लंबी आयु की कामना से महिलाएं इस उपवास को करती हैं और 4 दिवसीय इस त्योहार में छठी मैया एवं सूर्य की उपासना कर अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा का इंतजार हम लोगों को बहुत दिनों से रहता है। कल हम लोगों ने डूबते हुए सूरज की पूजा की और आज हम लोगों ने उगते हुए सूरज की पूजा की। हम लोगों को इस त्योहार का बहुत ही आनंद होता है। हम लोग अपने छठ पूजा बड़ी सालों से इंतजार करते हैं और ये 3 दिन का व्रत होता है। एक खरना से चालू होता है और हम लोग शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और सुबह उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। और हम लोग ये घर ही में घाट बना के, आप जैसे देख रहे हैं, घर ही में घाट बना के ये छठ पूजा हम लोग घर पे ही संपन्न करते हैं। ये घर की सुख शांति और बच्चों की आयु लंबी करने के लिए करते हैं। छठ के हम लोग को सालों से तैयार भी रहती है। महीना भर से हम लोग अपने घर में सफाई चालू कर देते हैं। ये पूजा के लिए हम लोग एकदम निर्जला उपवास रहता है। ये खरना से चालू हो जाता है, दीपावली के चौथी पाँचवीं से चालू हो जाता है। हम लोग खरना से पानी पीना एकदम एक टाइम का बनाते हैं और दूसरे टाइम हम लोग निर्जला उपवास चालू हो जाता है। फिर हम लोग ढलते हुए सूरज को जल देते हैं और उगते हुए सूरज को जल देने के बाद अपने घर में ही सब कुछ घाट वाट बनाते हैं, कोसी भी भरते हैं और नियम के अनुसार अपना निर्जला जल रखते हैं और सुख शांति एवं परिवार के लिए ही रखते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने आदमी के सुहाग के लिए रखते हैं। साफ सफाई पूरा अच्छे से। फिर 3 दिन के व्रत रहते हैं, संजौत रहते हैं पंचमी को और फिर छठवीं उपास रहते हैं और 4 बजे भोर से इधर पर बैठते हैं तालाब में, तालाब के पास आके और सुबह उगते सूरज के मतलब रख देते हैं, शाम को डूबते सूरज को रख देते हैं। छठ मैया के इस महान पर्व पर हमारे संस्कारधानी की माताएं बहनें कल उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की जो है उपासना आज दूसरा दिन है। इस अवसर पर सभी माताएं बहनें हमारी इस छठ घाट पर पे पूजा करती हैं। आज पूजा किया। उत्तर प्रदेश सेवा संघ समस्त संस्कारधानी निवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। सुख समृद्धि शांति के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारी माताएं बहनें कठिन उपवास करती हैं और आज सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, सुबह अर्घ्य देने के बाद इसको समाप्त किया जाता है। इस मौके पर नर्मदा तटों और तालाबों के आसपास बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के सदस्य भी मौजूद रहे। कड़े पहरे के बीच कृषि विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए प्रत्याशियों के एजेंट भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर उसके फुटेज भी डिस्प्ले किए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और रूम के बाहर लगी स्क्रीन में फुटेज भी डिस्प्ले किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्याशियों के एजेंट भी स्ट्रांग रूम के भीतर की गतिविधियों को देख सकें। खास बात यह है कि एजेंट भी बारी बारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ईवीएम मशीनें वगैरह रखी गई हैं, कैमरे की निगरानी में है
और उसके मॉनिटरिंग के हिसाब से हम लोग 4 लड़के डे एंड नाइट के हिसाब से रहते हैं, 4 लड़के दिन में 4 लड़के नाइट में। ये है। यहाँ पे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी। अगर अंदर भी कोई जाता है तो यहाँ से कैमरे में साफ सीसी कैमरे में साफ दिखता है। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है। हम लोग 4 लड़के रात दिन से लगे हुए हैं, सुबह शाम। अगर यहाँ तो सुई भी गिर जाए तो वो पता चल जाएगा। कैमरा तो ओके चल रहा, अच्छा प्रोग्राम है, रुकने का कूलर पंखे सब लगे हुए हैं। 3 दिसंबर को मतगणना के लिए ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से बाहर निकाला जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के मकसद से प्रत्येक सोमवार को मनाए जा रहे हेलमेट दिवस के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रत्येक सोमवार को हेलमेट डे मनाए जाने की पहल शुरू हुई है और इस सोमवार को भी शहर के विभिन्न चौराहों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चालान काटे गए। ₹300 दीजिए सर। उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और पुलिस एवं यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को सुरक्षा के मापदंडों का पालन कराना है। आज हेलमेट न लगाने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 11 चालान हो चुके हैं। कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत घंटाघर के पास बनाए गए सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र को चलाने के लिए वेंडर की तलाश टेंडर के माध्यम से की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र और उसके पास बने होटल भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा घंटाघर के पास 80 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस केंद्र के पास बनाए जा रहे होटल का कार्य भी पूर्णता की ओर है। अधिकारियों का कहना है कि होटल सहित इस सांस्कृतिक केंद्र के संचालन के लिए वेंडर की तलाश की जा रही है। 1 महीने के भीतर इस केंद्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा। जी, जबलपुर में स्मार्ट सिटी के द्वारा एक CIC कल्चरल इंफॉर्मेशन सेंटर, एक होटल ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर के मध्य में जो एक अच्छा होटल और अच्छा एक कन्वेंशन हॉल नागरिकों को मिल सके। तो ये काम अंतिम चरण में है और 1 माह में ये पूरा हो जाएगा और हमने इसको टेंडर पर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो जल्दी ही इसको हम संचालित होते देखेंगे। कुछ और समय लगेगा? काफ़ी लेट हो गया सर। देखिए, 1 माह का समय और लगेगा और अब बिल्कुल फिनिशिंग पे है। ये जो होटल ब्लॉक है इसको हम सेमी फिनिश दे रहे हैं। ये 40 कमरे का होटल ब्लॉक है, इसको हम पूरा ना बनाते हुए सेमी फिनिश्ड ही देंगे। जो इसको ये ठेका मिलेगा इसको चलाने का, वो इसमें निर्माण कार्य बाकी का करेंगे। शुरू से ही ये स्थिति है। दूसरा जो कल्चर इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इसके साथ ही लगी एक बिल्डिंग है, वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, फिनिशिंग काम चल रहा है उसका। अधिकारियों का कहना है कि होटल भवन को सेमी फिनिश करके वेंडर को दिया जाएगा। होटल के भीतर का पूरा काम वेंडर कंपनी को स्वयं करना पड़ेगा, जिसमें 10 से 15 करोड़ रुपयों का खर्च होना तय है। पवित्र क्षेत्र गौरीघाट को पॉलीथीन फ्री जोन बनाने के लिए दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। पॉलीथीन का उपयोग नर्मदा तटों पर ना हो, इसके लिए घाट के पास थैला बैंक बनाया गया था, जो अब महज शो पीस बनकर रह गया है। गौरीघाट में आज भी प्रतिबंधित पॉलीथीन का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और खास बात यह है कि इस ओर जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं पॉलीथीन की जगह थैलों का इस्तेमाल करने के लिए नगर निगम के द्वारा थैला बैंक बनाया गया था, जो महज शो पीस बनकर रह गया है। श्रद्धालुओं ने बताया कि कुछ दिनों तक थैला बैंक का संचालन ठीक से हुआ, लेकिन बाद में उसमें ताला लग गया। यहाँ पर जो नर्मदा जी किनारे है, लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जबकि पॉलीथीन का बंद हो गई थी पॉलीथीन, है ना।
और ये पॉलीथीन का भी यूज़ हो रहा है, इसमें कोई नगर निगम की कोई रोक नहीं है, ठीक। कोई अधिकारी नहीं आता जांच इत्यादि करने, है ना। जो भी आता है तो पन्नियाँ जो दुकानदार हैं लुका लेते हैं, फिर उसके बाद फिर निकाल के फिर उपयोग करने लगते हैं। तो पन्नी का चलन लगातार चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। और दुकानदारों को सोचना चाहिए, जब प्रतिबंध है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कागज़ का कूड़ा ले आएँ, उसका उपयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्रदूषण से सुरक्षा मिलेगी। और बहुत ही गलत हो रहा है यदि ये लोग पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो ग्वारी घाट में गलत है। जो यहाँ बाहर की जो पब्लिक आती है, जैसे नर्मदा जी आई, स्नान करने आई, तो जो घर की सामग्री है हवन पूजन की, ये लेके पन्नी में पॉलीथीन में लेके आती है, जो उधर डालती है। उनको ये पता है कि ये प्रतिबंध है, उसके बावजूद जनता इधर लेके आती है। जब तक जनता ये सब में सहयोग नहीं करेगी तो यहाँ से पॉलीथीन मुक्त कैसे होगी। श्रद्धालुओं के अनुसार घाट पर संचालित हो रही दुकानों के अलावा घाट पर आने वाले कई लोग पॉलीथीन का उपयोग करते नजर आते हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैलने का खतरा बना हुआ है। लिहाजा इस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई है। सबसे ज्यादा प्रभाव दमोनाका बलदेवबाग क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जहां पर आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। सोमवार को भी दिन के वक्त दमोनाका क्षेत्र में यातायात बाधित रहा और सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। ये नजारा है दमोनाका क्षेत्र का, जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। दरअसल यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। उनका कहना है कि वैसे तो दिन भर यातायात का दबाव बना रहता है, लेकिन स्कूलों की छुट्टी होने के समय स्थिति और बिगड़ जाती है। यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। रोज का नियम है, जाम लगना ही लगना है। ऑटो और बस वाले दिन भर खड़े रहते हैं, अलग करते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं गाड़ियाँ। जाम लगे 1.5 घंटा करीब हो गया। आपने पुलिस वगैरह में खबर करी है? पुलिस को फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया किसी ने। क्या परेशानी आ रही है आपके? ट्रैफिक जाम रहता है, दुकानों के आगे दिन भर यही हाल रहता है। एक तो बस वाले आगे खड़े रहते हैं और ऑटो वाले वही सवारी लेने के लिए ऑटो वाले खड़े रहते हैं, तो यहाँ जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है और मना करने पे कोई आगे नहीं बढ़ता और यहाँ जाम की स्थिति बनी। क्या पुलिस बल तैनात नहीं रहता है? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं रहता। अभी कब से जाम लगा हुआ है? यहाँ तो करीब 1.5-2 घंटे से करीब जाम लगा हुआ है। क्षेत्रीय जनों के अनुसार ट्रैफिक जाम की सूचना के बाद भी काफी देर तक कोई भी ट्रैफिक एवं पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, लिहाजा लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा के मुख्य मार्ग पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर सेंटर पॉइंट तक काबिज बेजा कब्जों के कारण 60 फीट चौड़ी सड़क मात्र 20 फीट की होकर रह जाती है। शाम ढलते ही यहां लगने वाला जाम लोगों को परेशान कर देता है। पश्चिम क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण एरिया गढ़ा की यातायात व्यवस्था चौपट है। सड़क पर सेंटर पॉइंट तक जमे ठेले टपरों एवं सड़क तक फैलाकर लगाई जाने वाली दुकानें आवागमन को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। आलम यह है कि शाम ढलते ही जाम लग जाता है। यहाँ अतिक्रमणों के कारण 60 फीट चौड़ी सड़क महज 20 फीट चौड़ी रह जाती है। सड़क जाम के कारण राहगीरों को परेशानियां झेलना पड़ती है। रोड पे दुकानें हैं और दूसरी बात यह है कि वहाँ जाओ तो घंटों घंटों पर जाम लगा रहता है। मैं यही बस चाहूँगा कि वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाए और प्रशासन स्ट्रिक्ट हो, तो वहाँ पर आने जाने में मेरे को दिक्कत और किसी भी जनता को दिक्कत ना हो। भैया समस्या ये है, जाओ तो घंटों घंटों पर जाम लगा रहता है। दुकानें सड़क के बाहर पूरी डली हुई हैं, कोई किस देख रेख वाला कुछ भी नहीं है वहाँ पर माहौल। नगर निगम के अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस द्वारा की जा रही अनदेखी का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। पनागर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले में सख्त कार्यवाही की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह से की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र पनागर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्र पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह को सौंपकर मांग की है कि कांग्रेस के महाराजपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पटेल के साथ की गई मारपीट के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हम लोग जो है हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे दमने नहीं देंगे और जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, हमारे नीलेश भाई अध्यक्ष जी हैं हमारे ज़िले के, इनके नेतृत्व में हम लोग आज आए हैं और पुलिस से ने हालांकि कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से अगर 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग दोबारा आएंगे और फिर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे और उसकी सारी जवाबदारी जो है पुलिस प्रशासन की होगी। पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। ये जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग हैं और ने एक ज्ञापन दिया है, इनके कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुई है उस पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया गया है। उसमें जांच थाना रांची के द्वारा की जा रही है, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कहा गया है, किसने मारपीट की? और कुछ कार्यकर्ताओं का नाम जब FIR कराना बताया गया है उनके द्वारा, हम मामले को दिखवा लेंगे और जो भी तथ्य हैं, हाँ वीडियो दिखाया है, देखा है, वीडियो की जांच करेंगे। बहरहाल चुनाव के दौरान हुई मारपीट की यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। चरित्र संदेह पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कत्ल की यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छुई खदान की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छुई खदान में रहने वाले ऑटो चालक शारदा ठाकुर ने अपनी पत्नी अंगूरी की हत्या कर दी। कत्ल की इस वारदात को शारदा ने अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर उस वक्त अंजाम दिया जब वो काम से वापस लौट रही थी। उसी दौरान अंगूरी के पति का उससे विवाद हो गया और पति ने पत्थर से हमला कर अंगूरी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि चरित्र संदेह के चलते ही आरोपी ने हत्या की है। एक महिला जिसका नाम अंगूरी बाई था, वो सिविल लाइन एरिया में बंगलों में झाड़ू पोछा का काम करती है। उसके पति का नाम शारदा ठाकुर है। पत्नी अंगूरी अपना काम पोछा झाड़ू का काम करके अपने घर आ रही थी, तो छुई खदान में जब वो पहुंची तो वहीं पति से उसका विवाद हो गया। पति चरित्र को लेकर शंका करता था अपनी पत्नी पे, तो विवाद के दौरान उसने पत्थर से अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। अभी हम लोगों ने धारा 302 IPC के तहत शारदा ठाकुर के खिलाफ मामला कायम कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पनागर के कसेही ग्राम में बीती रात एक युवक की लाठी और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। इस घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि मृतक का गांव के एक युवक से विवाद हुआ और इस विवाद के बाद युवक के परिजन, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक को गंभीर चोटें पहुंची और उसकी मौत हो गई। पनागर के कसेही गांव में रहने वाले सौरभ श्रीपाल नामक एक युवक की लाठी और चाकू से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना बीती रात उस वक्त हुई जब सौरभ चंडी मेला देखकर अपने गांव वापस लौट रहा था। तभी गांव के एक युवक से सौरभ श्रीपाल का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। सौरभ ने उसे चांटा मार दिया। कुछ देर बाद युवक के परिजन, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्होंने सौरभ पर लाठियों और चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में सौरभ को गंभीर चोटें पहुंची और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों के कथनों के आधार पर हत्या का मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, वहीं एक आरोपी की तलाश की जा रही है। कुछ समझ में नहीं आया, ना किसी की आज तक उनसे हमें शिकायत मिली कि इनने उससे कुछ कहा है। अचानक चंडी देख के जलगांव से आया और घर जा रहा था और कसी चौराहे से लेफ्ट टर्न में वहाँ हल्ला हुआ और 5-10 मिनट के अंदर उसको ऐसे घातक हथियार मार के और वहीं समाप्त कर दिया गया। पनागर ले जाते समय पनागर डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया और वहाँ जो दौड़े पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 लेडीज लठ चला रही थी और 2 हथियार चला रहे थे। एक ने हथियार मारा, चाकू मारा है। उनका नाम एक जित्तू भूमिया, अभिषेक गौड़ और उसकी माँ पूजा गौड़ और कौशल्या रजक। वजह हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई इसकी कि उनके नाम से या गांव बस्ती में उनने बताया कि हमको ऐसा कहा वैसा कहा। इनने जैसे भी प्लानिंग अचानक बना लिया। नागर में एक मर्डर हुआ है कल। वो एक्चुअली जो 2 गांव के ही रहने वाले लोग थे,
उनमें से जो सुमन नाम का एक सौरभ नाम का एक लड़का जो था, उसने उस गांव में जो है वो एक अन्य बाहर का व्यक्ति आया हुआ था, उसके साथ में बातचीत और उनकी थोड़ी हाथापाई हो गई थी। उस बात को लेकर जब वो जो बाहरी मेहमान व्यक्ति था जब अपने घर पहुंचा तो पूजाबाई, जीतू, अभिषेक इन लोगों को जब उसने घटना बताई तो जीतू ने जो है वो बताया जा रहा है कि चाकू लेकर उस पर जो है अटेम्प्ट किए थे, जिसके कारण ये घटना हुई है। इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया है? इसमें जो है 4 लोग आरोपी थे, पूजाबाई, कौशल्या और जीतू और राजा। इन सभी में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। एक और जो कोई आरोपी है शायद वो भी उसको ढूंढ रहे हैं, जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस ने सोमवार की सुबह मृतक के शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि सौरभ ट्रक में परिचालक का काम करता था। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।